सबसे पहले तो महात्मा गांधी के जन्म के बारे में बात करते हैं। महात्मा गांधी का जो जन्म होता है वो कब होता है और कहां पर होता है, तो लिख लेते हैं 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर और बाकी सन तुम लोग बताओ। 1889 गलत, 69। ये बात सही, ये इसलिए की बात करते हैं, है ना। जो महात्मा गांधी है उनका जो जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 को होता है। तो कहां पर होता है ना, तो गुजरात एक राज्य है, गुजरात एक राज्य है। और यहाँ पर क्या, कौन सा, पोरबंदर। अच्छा, अब हम थोड़ी देर जो है कि हम गुजरात से बात ही कर लेते हैं। गुजरात है कच्छ की खाड़ी या कच्छ के रण में बसा है। गुजरात हमारे भारत देश का जो है कि पश्चिमी राज्य है, जहां पर जो सूरज है सबसे पहले तो अरुणाचल प्रदेश में उगता है, लेकिन सबसे बाद में अगर बात कहें तो गुजरात में ही उगता है ना। अस्त होता है ना। हाँ, अस्त यहीं पर होता है, या हम कह लेते हैं सबसे बाद में उगता कहाँ है, तो भी जो है कि। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, गुजरात की बात है, गुजरात कच्छ के रण में है। यहाँ पर एक बंदरगाह है, उस बंदरगाह का नाम क्या है, ज्वारी बंदरगाह। ज्वारी बंदरगाह उसको कहा क्यों गया, पहले उसका नाम था कांडला बंदरगाह, लेकिन बाद में ज्वारी बंदर कहते हैं कि यह ज्वार भाटा के आने के कारण ही हुआ, है ना। और अगर पूछा जाए कि शुल्क मुक्त व्यापार क्षेत्र कौन सा है, तो वो कोई और नहीं है, गुजरात ही है ना। इतनी सी बात होती है। इनकी अगर पूरे नाम की बात कर दी जाए तो मोहनदास करमचंद गांधी था, है ना। पूरे नाम की बात कर दी जाए तो मोहनदास करमचंद गांधी था, है ना। इनका जो पूरा नाम था। अब यहीं से इनके ही नाम से मिलता जुलता इनके पिता का नाम है। इनके पिता के बारे में बात करते हैं तो इनके पिता का नाम क्या था, करमचंद गांधी था, है ना। अच्छा, इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, लेकिन माता का नाम क्या था, कस्तूरबा गांधी। गलत, बोलो। माँ को पत्नी बना देते हो, पत्नी को माँ बना देते हो। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। बहुत सही, इनकी माता का जो नाम था वो पुतलीबाई था। क्लियर है। 2 अक्टूबर 1869 में इनका पोरबंदर गुजरात में स्थित पोरबंदर में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम होता है करमचंद गांधी और इनकी माता का नाम होता है पुतलीबाई। इनका जो विवाह होता है वो कब होता है, विवाह सबसे पहले तो जाने किससे होता है, तो कस्तूरबा से होता है ना। हम कह लेते हैं पूरा नाम कस्तूरबा गांधी। इनका जो विवाह होता है कस्तूरबा से होता है, माने इनकी पत्नी का नाम क्या है, कस्तूरबा है। और विवाह कब होता है, तो 1833 में होता है, 1883 में होता है। और इनके 4 पुत्रों के बारे में हम जान लेते हैं। प्रश्न यहाँ से उठता है कि निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के पुत्र कौन नहीं है, ये भी हम जान लेते हैं। तो इनके 4 पुत्र होते हैं, है ना। और 4 पुत्र में कौन कौन, एक तो हम लिख लेते हैं हरिलाल। हम बताए थे 2 हरि 2 लाल, नहीं 2 लाल 2 दास। एक हरिलाल है, फिर उसके बाद रामदास है। एक बार कहते हैं लाल, फिर एक बार कहते हैं दास, फिर कहेंगे लाल। कौन लाल, मणिलाल। और फिर कौन कहेंगे, कौन, देवदास। देखो एक एक पॉइंट पर विशेष, ये जो है कि महात्मा गांधी के 4 पुत्रों के नाम है। कौन कौन, हरिलाल, रामदास, मणिलाल, देवदास। देखो अभी हम जो है कि करेंगे क्या, अभी हम सारा का सारा जो है कि मिटा करके हम तुम लोगों से भी क्वेश्चन करेंगे, है ना। और क्वेश्चन इस तरह से पढ़ो कि क्वेश्चन जिस स्पीड में करें आंसर उसी स्पीड में आना चाहिए। हम कहे जन्म 2 अक्टूबर 1869, कहाँ पर, पोरबंदर। किस राज्य में, गुजरात में। इनका पूरा नाम और इनके पिता का नाम, अच्छा इनकी माता का नाम, इनकी पत्नी का नाम। अरे वाह, इनके कितने पुत्र, 4। कौन कौन, दुईलाल दुईदास। कौन कौन, हरिलाल, रामदास, मणिलाल, देवदास। बात क्लियर हुई। हाँ, कौन सा, ये देखो 1883 ईस्वी में हुआ था, है ना। अच्छा, अब अगली बात हम करते हैं कहाँ से, हाँ नहीं, विवाह के बारे में जानना बहुत अच्छी बात है ना। ये समस्या खुद पर आने वाली है जी हाल ही में। महात्मा गांधी होते क्या हैं, ये कानून की पढ़ाई करने के लिए 1889 से 91 ईस्वी तक कहाँ पर रहते हैं, इंग्लैंड। कहाँ पर, इंग्लैंड।
इंग्लैंड, जहाँ की राजधानी, अगर हम राजधानी की बात कर दें तो राजधानी क्या है? लंदन। और ये जो लंदन है किस नदी के किनारे है? तो टेम्स नदी के किनारे। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। लंदन किस नदी के किनारे? टेम्स नदी के किनारे। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे? हडसन नदी के किनारे। वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे? पोटोमैक नदी के किनारे, है ना। अच्छा, ये बहुत नदियों के किनारे जो बसे हुए शहर है, इनको हम विधिवत कभी कभी जो है कि इनको हम मिलाने के लिए आ जाते हैं ना। तो हम पढ़ लेते हैं, लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे। लंदन कहाँ की राजधानी? इंग्लैंड की राजधानी। और इंग्लैंड में कौन आए? महात्मा गांधी। क्या करने? कानून की पढ़ाई वकालत पढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं। 1889 से 91 तक यहीं पर रहते हैं, इंग्लैंड में ही रहते हैं। और फिर होता है क्या है, सन 1892 की बात होती है। 1892 की बात होती है और ये जाते हैं कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। और क्या करने जाते हैं? बात यहाँ से बहुत सारे पॉइंट उठते हैं। तो महात्मा गांधी जो थे वो 89 से 91 में जो इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई कर रहे थे, तब वहां पर एक जरूरत आन पड़ी। वो जरूरत क्या थी? एक व्यापारी का नाम था दादा अब्दुल्ला। क्या नाम था? दादा अब्दुल्ला। और इनके मुकदमे की पैरवी के लिए जो है कि कौन आते हैं? 1892 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका कौन जाते हैं? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब जाते हैं? तो 1892 ईस्वी में। और किन के मुकदमे की पैरवी करने के लिए जाते हैं? तो दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी करने के लिए जाते हैं और उनकी पैरवी करते हैं। और वहीं पर अफ्रीका में कुछ दिन बिताते हैं। और अफ्रीका में बिता करके दिन क्या क्या करते हैं, वहां से बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। हाँ, क्या है कुछ? पैरवी। जैसे अभी तुम पर कोई मुकदमा हो जाए, है ना, तो तुम क्या करोगे? तुम किसी वकील को करोगी। तो तुम जो है कि वकील को करोगी तो तुम्हारे मुकदमे की पैरवी वो करेगा, मान मुकदमा तुम्हारा वो लड़ेगा, है ना। और पैसा तुम देती रहना, है ना। ऐसा होता है। मुकदमे की पैरवी, किनके मुकदमे की पैरवी? दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी करने के लिए महात्मा गांधी कहाँ जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। कब जाते हैं? 1892। अब वहां पर अफ्रीका में रह करके इनके मुकदमे की पैरवी के साथ साथ बहुत सारे काम करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम कर लेते हैं, वह समय होता है 1894 का। 1894 का समय होता है और वहां पर नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। कौन? महात्मा गांधी। नटाल इंडियन, अफ्रीका में ही करते हैं। हाँ, अफ्रीका में ही नेशनल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। और कौन करते हैं तो जान रहे हो हम किन के बारे में पढ़ा रहे हैं? महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा रहे हैं। महात्मा गांधी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब की? 1894 ईस्वी में की। और कहां पर की? तो दक्षिण अफ्रीका में की। अच्छा, अब होती करते कुछ और समय बीता। 1903 का समय आया। 1903 का समय आया और 1903 में और एक पत्र लिखा। उस पत्र का नाम है इंडियन ओपिनियन पत्र। इंडियन ओपिनियन पत्र। ये प्रक्रिया कहाँ की है? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रह करके कर रहे हैं। प्रश्न यहाँ पर हो कि इंडियन ओपिनियन पत्र के संपादक कौन है? तो महात्मा गांधी हैं, है ना। और कहां से महात्मा गांधी इनको संपादित करते हैं? तो 1903 ईस्वी से जो है कि कहां पर? दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं, है ना। क्या है नटाल इंडियन? ये जो है कि एक पार्टियां हुआ करती, जैसे अपने यहाँ पर हैं, है ना, उसी तरह से। अच्छा, संगठन हुआ करते हैं। अच्छा, इंडियन ओपिनियन पत्र की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की? 1903 ईस्वी में की। फिर इसके बाद 1904 ईस्वी में। और ये 1904 वाला कई बार क्वेश्चन आया है, कई बार क्वेश्चन आया। बोलो 1904 में दक्षिण अफ्रीका में रहकर के महात्मा गांधी क्या करते हैं? तुम लोग बताओ। क्या? नील की खेती। अरे वो भारत आकर के करेंगे। पहला आंदोलन वो भारत आकर के करेंगे। अभी तो भारत में 1915 से जो है कि प्रवासी दिवस मनाया जाने लगा। 1915 में जो है कि दक्षिण अफ्रीका से भारत आए महात्मा गांधी। अभी तो ये महात्मा गांधी कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। नील की खेती वहां करवाएंगे, मिल मजदूर हड़ताल वहां पे करवाएंगे। तो वो तो भारत आएंगे, पहला आंदोलन यहाँ पे करेंगे ना। अभी भी ये अफ्रीका में है। बोलो क्या के? फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं। फिनिक्स आश्रम की स्थापना। फिनिक्स आश्रम की स्थापना कौन करते हैं? महात्मा गांधी करते हैं। कब करते हैं? 1904 ईस्वी में करते हैं। कहां पे करते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका में करते हैं। और उसके बाद 1910 की बात है। 1910 की बात है। लियो टॉलस्टॉय
लियो टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना करते हैं। और ये स्थापना कहाँ पे करते हैं? वही अफ्रीका में करते हैं, लेकिन अफ्रीका के एक शहर होता है जोहान्सबर्ग। क्लियर? यहाँ तक इतनी बात होती है। 1910 ईस्वी में लियो टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना जोहान्सबर्ग में कौन करते हैं? महात्मा गांधी। एक बार इसको हम रिवीजन में ले लेते हैं, फिर देखो एक बार इधर से देख लो, है ना। महात्मा गांधी जिनका जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में होता है। और राज्य की बात कर दी जाए तो गुजरात में होता है। गुजरात कहाँ पर है? कच्छ के रण में बसा है ना। इतनी सी बात होती है। वहां पर कांडला बंदरगाह, जिसका निर्माण ज्वारभाटा के आने के कारण होता है, इसीलिए हम ज्वारी बंदरगाह कहते हैं, है ना। इतने पॉइंट क्लियर होते हैं। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, इनकी माता का नाम पुतलीबाई, इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। इनके 4 पुत्र होते हैं, है ना। 1883 में इनका जो है कि विवाह होता है कस्तूरबा से, और इनके 4 पुत्र। और 4 पुत्रों में कौन कौन? दुईलाल। चलो अच्छा, ये यहीं से क्लियर कर लेते हैं। फिर आते हैं, ये जो है कि लंदन जाते हैं कानून की पढ़ाई करने के लिए। और कब जाते हैं? तो 1889 में जाते हैं और 91 तक रहते हैं इंग्लैंड में, कानून की पढ़ाई करते हैं। और वहीं से दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी करने के लिए ये दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। और दक्षिण अफ्रीका जब जाते हैं तो वहां पर उनके मुकदमे की पैरवी तो करते ही करते हैं, और साथ साथ कुछ और भी कार्य करते हैं। 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। कौन? महात्मा गांधी। फिर 1903 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन पत्र की स्थापना, मतलब पत्र संपादित करते हैं महात्मा गांधी। 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं। फिर लियो टॉलस्टॉय फार्म 1910 ईस्वी में, है ना। और कहाँ पर? जोहान्सबर्ग जान रहे हो कहाँ का शहर है? जान चुके होंगे। अफ्रीका की बात करते हैं। फिर हम आ जाते हैं उसके बाद अपने भारत देश, महात्मा गांधी को ले आते हैं, इसलिए जरूरत है महात्मा गांधी की भारत में। वह समय कौन सा है जब दक्षिण अफ्रीका से कौन? महात्मा गांधी भारत आते हैं। वह समय कोई और नहीं होता है 9 जनवरी 1915 का समय होता है। और 9 जनवरी 1915 महात्मा गांधी कहां से? दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं। और इनके आने के उपलक्ष्य में देखो अंग्रेज लोग भी इनका स्वागत करते हैं, इसलिए इंग्लैंड में रह करके ये पढ़ाई करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अंग्रेज भी, है ना, अंग्रेजों ने भी इनका स्वागत किया। और होता क्या है, 9 जनवरी को जब महात्मा गांधी भारत आते हैं तो इसी 9 जनवरी को, यही एक कारण है कि हर एक 9 जनवरी को, प्रत्येक साल की 9 जनवरी को एक दिवस मनाया जाता है। वह दिवस कौन सा है? प्रवासी दिवस। पूछा जाता है प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। और किसके उपलक्ष्य में? जब महात्मा गांधी, है ना, भारत आए थे। कब आए? 1915 में आए। अब देखो बात ये है कि जब भारत आते हैं तो ब्रिटिश सरकार भी इनका स्वागत करती है। और ब्रिटिश सरकार जब स्वागत करती है तो ब्रिटिश सरकार इनको एक उपाधि देती है। वो उपाधि कौन सी है? केसरे हिंद की उपाधि, अर्थात केसर ए हिंद की उपाधि। प्रश्न यहाँ पर होता है कि महात्मा गांधी को केसर ए हिंद 1915 में जब इनका स्वागत किया गया, केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दिया? तो ब्रिटिश सरकार ने दिया, है ना। और यही उपाधियां जो है कि अभी कौन? महात्मा गांधी वापस भी कर देंगे, एक समय ऐसा आएगा, है ना। वो जो है कि बहुत सारा पॉइंट अभी बताने बाकी है। तो केसरे हिंद की उपाधि किनके द्वारा दी गई? ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई। किनको दी गई? महात्मा गांधी को दी गई। कब दी गई? 1915 में दी गई। अच्छा, अब जब ये आते हैं तो जब गांधी भारत आते हैं तो सीधे ये घर नहीं जाते हैं, है ना। ये घर नहीं जाते हैं और कहां पर जाते हैं? बोलो। शांति निकेतन। और कहते हैं शांति निकेतन मार्च और फरवरी पूरा जो है कि शांति निकेतन में ही बिताया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर वहीं पर, कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी रचना की? गीतांजलि की रचना की। और बताओ किसकी रचना की? गोरा। और बताओ। चलो, और होमवर्क रहा। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या करते हैं भाई? देखो, रविन्द्रनाथ टैगोर जब देखते हैं
कि हर कोई व्यक्ति जब बाहर से आता है तो उसकी एक सोच होती है, उसकी एक सोच होती है कि हम सबसे पहले अपने घर वालों से मिले, लेकिन ये इतने महान हैं कि अपने घर नहीं गए, कहां पे रुके? शांति निकेतन। जब ऐसा मन में सोच करके तब जो है कि रविन्द्रनाथ टैगोर क्या करते हैं, महात्मा गांधी को क्या कहते हैं? आप महान हैं, अर्थात महात्मा हैं, है ना, जो सीधे विदेश से आकर के घर न जा करके जो है कि शांति निकेतन में ठहरे हुए हैं। तो गांधी जी को यहीं पर कौन बोलो? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि किनको दी? गांधी को। जैसे ही रविन्द्रनाथ टैगोर जो है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि देते हैं, वैसे ही गांधी के भी जुबान से कौन सा शब्द निकलता है? गुरुदेव। ऐसा ना कहें, है ना, गुरुदेव ऐसा ना कहें। अर्थात ये जो गुरुदेव की उपाधि है ना, गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को कौन देते हैं? यहीं से दो उपाधियां, और जिनसे बहुत बार क्वेश्चन भी हुआ, गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी ने दी, है ना। इतने से पॉइंट होते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, गांधी जी जो थे वे रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा है, गुरुदेव कहा है, लेकिन अगर इनकी राजनीतिक गुरु की बात कर दी जाए, अर्थात गांधी जी के राजनीतिक गुरु की बात कर दी जाए, राजनीतिक गुरु की बात कर दी जाए, तो इन्होंने गुरुदेव कहा है रविन्द्रनाथ टैगोर को, लेकिन ये राजनीतिक गुरु नहीं थे इनके राजनीतिक जो गुरु थे वे कोई और थे। उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। बात क्लियर हुई? बोलो एक बार फिर। ये वही महात्मा गांधी हैं जो 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं, और इनके आने की ये जो तिथि है ये हर साल जो है कि प्रवासी दिवस के रूप में मनाई जाती है। ब्रिटिश सरकार ने इनका स्वागत किया, तो क्या किया? केसरे हिंद की उपाधि देते हैं, और ये सीधे जो है कि घर ना जाकर के शांति निकेतन में अपना जो है कि आश्रय लेते हैं, और वहीं पर जो है कि रविन्द्रनाथ टैगोर से मुलाकात होती है। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है कि गांधी जी को कौन सी उपाधि देते हैं? महात्मा की उपाधि देते हैं, और जो है कि गांधी जी उसी वक्त क्या रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहकर के पुकारते हैं, है ना। गुरुदेव और महात्मा, 2 पॉइंट यहाँ से रटे। और फिर उसके बाद राजनीतिक गुरु की बात कर दी जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। किनके गुरु हैं? महात्मा गांधी के। क्लियर है? अच्छा, हटा दे इसको। अच्छा, एक चीज बताओ, हम पढ़ा रहे तो लोग रट रहे हो या नहीं? हैं? रट रहे हो? क्लियर है? अच्छा, बोलो नौजीवन किनकी पुस्तक का नाम है ना? किस भाषा में है? गुजराती भाषा में। यंग इंडिया अंग्रेजी भाषा में है ना। हरिजन पत्र, हाँ, इन्हीं के हैं। अभी हम बहुत सारे जो है कि पत्र पत्रिकाएं इनकी लिखाने वाले हैं, है ना। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये क्वेश्चन कई बार, ये पुस्तक कई बार इनसे पूछी गई है, लेकिन ये आने वाले समय में हम बताएंगे। फिलहाल हम देखते हैं इनका जो सर्वप्रिय भजन था, क्या था? वैष्णव जन को तैनु कहिए, है ना। इस वैष्णव जन को तैनु कहिए ये इनका सर्वप्रिय भजन था, और इनके लेखक जो थे वो नरसिंह मेहता थे, है ना। इनके बारे में अभी हम विस्तार से चर्चा करने वाले। फिलहाल जो है कि हम कर लेते हैं क्या इनके, किसके बारे में? जब 1915 में कदम रख ही दिए हैं तो देखो 1915 की कहानी, है ना। 9 जनवरी 1915 को जब भारत आते हैं तो अब भारत में इनके क्या क्या क्रियाकलापें थी। सबसे पहले तो हम देखें, गुजरात राज्य है जहां पर इनका जन्म होता है ना। गुजरात के पोरबंदर में जन्म होता है। गुजरात में ही एक अहमदाबाद जिला है। कौन सा जिला है? अहमदाबाद जिला। ये घर ना जाकर के अहमदाबाद जिले, और अहमदाबाद जिले की बात करते हैं वहीं पर साबरमती नदी। अच्छा, अब एक क्वेश्चन यहीं से और खड़ा हो गया। अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? साबरमती नदी के किनारे हैं। यहीं पर महात्मा गांधी 1915 में अहमदाबाद जिले में साबरमती नदी के किनारे एक आश्रम बनाया। उस आश्रम का नाम था सत्याग्रह आश्रम।
हाँ, पहले सत्याग्रह आश्रम इसका नाम था। ठीक है, पहले जब महात्मा गांधी आश्रम बनाते हैं सरस्वती नदी के किनारे, तब उनका नाम, और साबरमती, सरस्वती नहीं, साबरमती नदी के किनारे, तब उसका नाम कौन सा रखा गया? सत्याग्रह आश्रम। सत्याग्रह आश्रम रखा गया। और उसके बाद फिर क्या होता है, सत्याग्रह आश्रम को ही हम आगे चल करके साबरमती आश्रम के नाम से जानते हैं। साबरमती आश्रम कोई और आश्रम नहीं, यही सत्याग्रह आश्रम था, साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम को पहले हम सत्याग्रह आश्रम और फिर साबरमती आश्रम कहे। और ये देखो 1915 में सत्याग्रह आश्रम, अगर क्वेश्चन हो कि सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब हुई, तो 1915 में हुई। लेकिन सत्याग्रह आश्रम को साबरमती आश्रम का नाम कब दिया गया, तो वो कोई और सन नहीं था, वो 1917 का समय था। सन 1917 ईस्वी में सत्याग्रह आश्रम को साबरमती आश्रम कह करके पुकारा गया। अब हम 1917 की बात करते हैं, आ जाते हैं 1917 से ही कहानी स्टार्ट करते हैं। चंपारण आंदोलन शुरू होता है, चंपारण आंदोलन शुरू होता है। और ये चंपारण आंदोलन जो है, ये जो है कि महात्मा गांधी का सबसे पहला आंदोलन था। 1917 का? हाँ, 1917 में सबसे पहला आंदोलन जो था वो चंपारण आंदोलन था। और ये किससे संबंधित है, तो किसानों की तीन कठिया पद्धति से संबंधित है। सबसे पहले हम जाने तीन कठिया पद्धति है क्या। तीन कठिया पद्धति, ये तीन कठिया क्या है, इसके बारे में जानना है। तीन कठिया है सर जी, 10 हिस्सों में, तीन हाँ। भागों में, मतलब हाँ, कहने का मतलब है, देखो एक भाग में जो किसान थे, किसानों के पास अगर 10 बीघे की जमीन थी तो 3 बीघे पर उनको क्या करना पड़ता था, खेती करना पड़ता था। 3 कठिया का मतलब है 3/10 भाग पर खेती करना। किसानों के द्वारा 3/10 भाग पर खेती करना 3 कठिया पद्धति कहलाता है। अर्थात किसी के पास 10 बीघे की खेती है तो वो 3 बीघे खेती में अपना जो है कि किसानी करता था, और बाकी 7 बीघे पर किनका अधिकार हुआ करता था, है ना। और उसके बाद फिर इतना तो था ही कि 10 बीघे में 3 बीघे पर खेती करना, और उस 3 बीघे की खेती में जो भी अनाज पैदा होता था वो अपनी मर्जी से शहर जाकर के बेच नहीं सकते थे यूरोपियों के द्वारा। अर्थात यूरोपियों में कौन कौन शामिल थे, सबसे पहले अगर भारत में यूरोपियों की बात कर दी जाए तो सबसे पहले पुर्तगाली आए। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली वास्को डी गामा सबसे पहले कदम रखता है। और फिर उसके बाद कौन आए, डच आए। डच कब आए, 1602 ईस्वी में डच आते हैं। फिर 1608 ईस्वी में सर विलियम हाकिंस आते हैं, लेकिन व्यापारिक अनुमति नहीं पाते हैं। सर टॉमस रो 15 में आते हैं और जो है कि ये अनुमति पाते हैं। अंग्रेज इसके बाद आते हैं। और फिर उसके बाद कौन आते हैं, फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में आते हैं। यूरोपीय अगर थे, अंग्रेज जो थे वे निर्धारित करते थे कि इतने रेट पर यह तुम्हारा अनाज बिकेगा और इससे ज्यादा पर तुमको नहीं बेचना है। कहने का मतलब है, एक तो आफत ये कि 10 बीघे में 3 बीघे पर उनके द्वारा खेती करना, और दूसरी बात इतने में भी एक काम चल जाता। लेकिन होता क्या था कि जो भी अनाज पैदा होता था उसको अपनी मर्जी से शहर जाकर के बेच नहीं सकते थे। शहर में बेचना है या कहीं पर बेचना है तो जो है कि यूरोपियों के निश्चित किए गए दाम पर बेचना पड़ता था। इससे जो है कि किसान काफी हद तक परेशान हुए, और काफी हद तक परेशान हुए तभी जो है कि महात्मा गांधी के द्वारा जो है कि एक आंदोलन शुरू किया जाता है। वह आंदोलन कौन सा होता है, चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन का संबंध किससे है, महात्मा गांधी से है। कब, 1917 में 3 कठिया पद्धति से है। सरकार वो जो है किसानों के द्वारा 3 कठिया पद्धति पर जो है कि खेती करना पड़ता था। ठीक है। और उसके बाद जो है कि महात्मा गांधी जब चंपारण आंदोलन शुरू करते हैं तो फिर क्या होता है, लोगों को राहत मिलती है, किसानों को राहत मिलती है। ये रहा चंपारण आंदोलन। ये सबसे पहला आंदोलन है। किनका सबसे पहला आंदोलन है, महात्मा गांधी का सबसे पहला आंदोलन है। और इसके बाद फिर अच्छा एक और क्वेश्चन, ये जो चंपारण आंदोलन शुरू करते हैं महात्मा गांधी शुरू करते हैं, ये किसके कहने पर शुरू करते हैं, तो लिख लेते हैं। उनका नाम था, बोलो कोई नाम बताए पहले। हाँ,
बोलो सही है? पूरा नहीं आ चलो पूरा नहीं आ रहा, पूरा हम बता दे रहे हैं। राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल के कहने पर चंपारण आंदोलन शुरू करते हैं 1917 में। कौन? महात्मा गांधी। हम गांधी का तो नाम ही नहीं लिखे कहीं पर, है ना। इतना सा पॉइंट होता है 1917 के बाद। अब आ जाते हैं अगले सन में। हटा दे इसको। हाँ, तिलकठिया पत्थर। हटाते हैं। चंपारण आंदोलन इनका पहला आंदोलन था। इनका दूसरा आंदोलन हम कह लेते हैं 1918 से संबंधित है, सन 1918 से संबंधित है। अहमदाबाद मिल मजदूर। कभी कभी काल क्रमानुसार इनको सजाना पड़ सकता है, तो ये जान लें। पहले, सबसे पहले ये भारत जब आते हैं तो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करते हैं, उसके बाद चंपारण आंदोलन करते हैं, और उसके बाद जो है कि अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। क्या? अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। ये अहमदाबाद मिल मजदूर है क्या? हड़ताल। कहने का मतलब है मिल मजदूर एक तरफ, मिल मजदूर और दूसरा मिल मालिक, है ना, इनके बीच ये हड़ताल होगी। कैसे? प्लेग बोनस को लेकर के, प्लेग बोनस को लेकर के। कहने का मतलब ये है कि जो श्रमिक मेहनत करते थे उनको ना तो बोनस मिलता था और ना तो सही से उनका वेतन मिलता था। इसके कारण जो है वहां के जो मजदूर थे, मिल में मजदूर माने जो श्रमिक थे, वे काफी हद तक परेशान थे कि दिन भर काम किया करते हैं और फिर भी ना तो हमको सही से वेतन दिया जाता है और ना ही सही से हमको बोनस दिया जाता है। इसके कारण जो है फिर महात्मा गांधी का दूसरा हड़ताल शुरू होता है सन 1918 ईस्वी में, और वह हड़ताल किस नाम से जाना जाता है? अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के नाम से। ये अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल किनके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। किन किन के मध्य विवाद था? मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच। किसको लेकर के? प्लेग बोनस को लेकर के। फिर जब गांधी जी अनशन बैठते हैं, हड़ताल करते हैं, तब इनके द्वारा अथक प्रयासों से हम कह लेते हैं तो 35% बोनस देना स्वीकार किया। किसने? मिल मजदूरों ने। ये इनका रहा दूसरा अभियान, है ना। अब इसके बाद 1918 में ही दो घटनाएं घटी। एक तो अहमदाबाद मिल मजदूर की और दूसरा यही 1918 में, नहीं बारदौली नहीं, खेड़ा आंदोलन की बात अभी हम करते हैं। बारदौली इनसे संबंधित नहीं है। बारदौली आंदोलन किससे संबंधित है? सरदार कौन? पटेल, वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है, वो अलग बात है ना। फिलहाल जब 1918 की बात होती है तो सबसे पहले अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल और फिर उसके बाद खेड़ा आंदोलन। अच्छा, खेड़ा आंदोलन क्या है? हम खेड़ा आंदोलन के बारे में भी बात कर लेते हैं। खेड़ा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन के बारे में भी बात कर लेते हैं भाई। खेड़ा आंदोलन से भी प्रश्न होता है। खेड़ा आंदोलन क्या था? खेड़ा एक स्थान का नाम है, खेड़ा एक स्थान का नाम है। और होता क्या है, एक समय ऐसा था जब किसानों की फसल नष्ट हो गई थी। किसानों की फसल जो थी वो नष्ट हो गई थी और इस फसल को क्या भाई नष्ट हो गई, तो अब जो कर था वो दे नहीं सकती थी भाई। जब जमीन ही जो है बर्बाद हो गई, हमारी फसल ही बर्बाद हो गई, तो जो वहां पर टैक्स भरा जाता था वो कैसे दिया जाएगा? तो कहने का मतलब है केवल वहां के जो किसान थे केवल इतना चाहते थे कि हमारी फसल नष्ट हुई है और इस फसल नष्ट होने के कारण केवल हमको थोड़ी सी राहत दी जाए, अर्थात थोड़ा सा समय दिया जाए, जो लगान है उसको स्थगित कर दिया जाए, बस इतनी सी बात। लेकिन होता क्या है, कहते हैं मजबूरी का फायदा उठाने वाले लोग थे, है ना, वे आकर के जो है कि किसानों को सताने का कार्य किए। तभी होता क्या है, ये भी जो है कि उसी से संबंधित है, किनसे? किसानों से संबंधित है। फसल नष्ट होने के कारण केवल किसान क्या चाहते थे? लगान का स्थगन चाहते थे।
लगान का स्थगन चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर मजबूरन किसको, महात्मा गांधी को जो है कि ये आंदोलन शुरू करना ही पड़ा, महात्मा गांधी, है ना। और ये आंदोलन कौन सा आंदोलन है, खेड़ा आंदोलन, और यह समय कौन सा है, 1918 का है ना। महात्मा गांधी कहते हैं बैठे नहीं, लगातार कोई न कोई अभियान इनका चलता ही रहा, कोई न कोई आंदोलन चलता ही रहा। ये खेड़ा आंदोलन है। और महात्मा गांधी अकेले ही नहीं थे। जब देखा वहां के निवासियों ने कि किसान परेशान है, केवल इतनी सी बात चाहते हैं कि लगान स्थगन कर दिया जाए, तो इनका साथ देने वाले और भी लोग आ गए। उनका नाम था विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल। एक तो विट्ठल भाई पटेल थे और दूसरे और पटेल थे, उनका नाम था वल्लभ भाई पटेल, है ना, वल्लभ भाई। अच्छा बताओ, वल्लभ भाई पटेल सही लिखे हैं, है ना। चलो, एक विट्ठल भाई पटेल थे और एक वल्लभ भाई पटेल, और इनके अलावा इंदुलाल याग्निक भी थे, इंदुलाल याग्निक भी थे। और इनको जरूर याद कर लेना, इनसे प्रश्न होते हैं। प्रश्न ये होता है कि खेड़ा आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन सा किनका जो है कि संबंध नहीं है, तो जान लेते हैं। खेड़ा आंदोलन में प्रमुखता किन किन लोगों ने निभाई। नंबर 1 थे महात्मा गांधी, विट्ठल भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल, है ना। ये 4 लोगों ने खेड़ा आंदोलन जो 1918 में होता है, किनके लिए, किसानों के प्रति, किसानों को केवल लगान स्थगित करवाना था। और इनके महात्मा गांधी, विट्ठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक के अथक प्रयासों से सरकार को क्या होता है, सरकार को झुकना ही पड़ता है ना, सरकार को झुकना ही पड़ता है और लगान स्थगन करना ही पड़ा। दोनों आंदोलन 1918 में, हाँ, दोनों आंदोलन 1918 में। हम फिर एक बार रिवीजन में ले लेते हैं। देखो 1915 में जब भारत आते हैं तो सबसे पहले सत्याग्रह आश्रम की स्थापना होती है, और फिर उसी सत्याग्रह आश्रम को 1915 में स्थापित करके महात्मा गांधी उसी का नाम बदल देते हैं। 1917 में क्या रख देते हैं, साबरमती आश्रम। इसलिए यह जो आश्रम था वो साबरमती नदी के किनारे ही था। फिर 1917 में एक आंदोलन चलाते हैं, वो चंपारण आंदोलन था। चंपारण आंदोलन का कारण क्या था, बोलो कारण क्या था चंपारण आंदोलन का, निर्गतिया पद्धत, है ना। अच्छा, फिर उसके बाद जो है कि 17 की बात हो गई, है ना। फिर 1918 में कौन सा हड़ताल हुआ, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, और फिर 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ। ये 3 इनके प्रमुख आंदोलन थे, और बाकी समय भी हो रहा है ना।